हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी एक्सप्रेस में। और आज के इस वीडियो में हम झारखंड पीजीटी ज्योग्राफी विषय का पेपर लेके आए हैं। और ये पेपर 3 सितंबर और 4 सितंबर 2 शिफ्ट में हुआ था। तो आज हम 3 सितंबर का पेपर लेके आए हैं और ठीक अगले दिन 4 सितंबर का भी वीडियो बना देंगे उस पेपर का। और इस 4 सितंबर वाले पेपर का वीडियो लिंक आज के इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि बदलते समय के हिसाब से पेपर पैटर्न में बहुत सारे बदलाव हैं, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। और ये पेपर ऑनलाइन में हुआ था, ऑनलाइन मोड में होता है। फिर इसके बाद इसका कुल पद हम बता देते हैं। इस बार जो झारखंड पीजीटी में 164 कुल पद थे और इसका पेपर हो चुका है। और ठीक 16 से 17 दिन बाद इसकी आंसर की जारी हो गई है, यानी 21 सितंबर को ये आंसर की आई है। और इसी आंसर की को डाउनलोड करके हम आपके सामने लाए हुए हैं। तो आयोग ने, यहाँ देखिए नीचे आपको दिखाते हैं हम, जितने भी प्रश्न दिए हैं आयोग ने सबका प्रश्न दे दिया है और सबका आंसर भी इसी के साथ लिख दिया है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इसमें कैंडिडेट का आंसर नहीं दिखाया गया है। इसमें केवल जो आयोग ने आंसर दिया है वही इसमें दर्शाया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे आयोग का आंसर दिया गया है, प्रश्न है और प्रश्न है, प्रश्न के बाद ये आंसर दे दिया गया है। कैंडिडेट का आंसर कहीं नहीं दिखाया जा रहा है। और ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, राइज ऑब्जेक्शन, अगर आपको कोई प्रश्न में ऑब्जेक्शन करना है तो वहाँ पे क्लिक करेंगे, अगला ऑप्शन खुलेगा, वहाँ पे आप जो भी डिटेल मांगी जाएगी उसको भर करके आगे सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से है, कैंडिडेट का आंसर नहीं दिखाया गया है। तो जितने भी प्रश्न हैं हमारे इस वीडियो में हैं और इसमें कुल 150 प्रश्न हैं, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आज 150 प्रश्न देखेंगे कि इस बार ज्योग्राफी का पेपर कैसा रहा। तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं। तो आप बने रहिए, बस पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। पेपर बहुत चेंज है इस बार का, देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा ज़िला है। ये झारखंड से प्रश्न है, तो कौन सा ज़िला है? इसका सही उत्तर है धनबाद। क्योंकि उत्तर लिख दिया है इसलिए हम पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ करके सीधे आपको उत्तर ही बताएंगे, क्योंकि उत्तर नहीं रहता तो कुछ आगे बात भी बनती, लेकिन कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए धनबाद है। दूसरे नंबर पर बोकारो होगा, ठीक। तो इस तरह से। और तीसरे नंबर पर रामगढ़ है, रामगढ़ है। ये तीनों हैं जनसंख्या घनत्व में। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, दिए गए विकल्पों में झारखंड की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? चावल है। इसकी प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। झारखंड में सबसे अधिक पहले नंबर पे चावल होता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है? मक्का होता है। दूसरे नंबर पे मक्का होता है, ठीक। और तीसरे नंबर पे जा कर के कहीं गेहूँ होता है। तीसरे नंबर पे जाकर कहीं गेहूँ होता है। तो आप क्रम याद रखिएगा, सबसे पहले नंबर पे चावल, दूसरे पे मक्का और तीसरे पे गेहूँ, ठीक। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ISFR के 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है। तो इसका सही उत्तर है 23,721 वर्ग किलोमीटर। अगर ये परसेंटेज में पूछता कितना परसेंटेज है तो आप बताते 29.75% इसका पूरा परसेंटेज है, ठीक। कुल अभिलिखित वन कितना है झारखंड में? तो 29% है उसके पूरे क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। सारंडा वन की सीमा पर स्थित है। किनकी सीमा पर? झारखंड और उड़ीसा की सीमा पर स्थित है। सारंडा वन का मतलब एक जगह का नाम है सारंडा, और वहाँ पे घने जंगल है, जैसे कि कुसुम है, पलाश है, अर्जुन है, महुआ है, शीशम है, यही सब पेड़ हैं और घने जंगल हैं। और यहाँ पे ख़ास बात यह है कि यहाँ की जैव विविधता बहुत अधिक है और ये जो मिनरल्स के रूप में बहुत ही रिच प्रदेश है। क्योंकि ये जो क्षेत्र है सारंडा वन, ये जो पश्चिमी सिंहभूमि है झारखंड का, उस ज़िले में पड़ता है। पश्चिमी सिंहभूमि हुआ, पूर्वी सिंहभूमि हुआ और सरायकेला खरसावां हुआ, इस वाले बेल्ट में ये पड़ता है। और इधर अपना ये उड़ीसा का भी क्षेत्र इसमें टच हो जाता है। तो ये जो पूरा बेल्ट है बहुत ही मिनरल रिच है और यहाँ जैव विविधता भी अधिक है, इसलिए ये प्रश्न भी पूछ दिया गया है और फेमस है सारंडा वन।
और इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। झारखंड में ग्रीष्म ऋतु का मौसम आमतौर पर कब से कब तक रहता है? तो झारखंड में कब से कब तक रहता है? मार्च से मध्य जून तक। यही लगभग उत्तर प्रदेश का भी है, एमपी का भी है, बिहार का भी है, यही रहता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अक्टूबर 2022 में झारखंड के 22 जिलों के कितने ब्लॉक सूखाग्रस्त घोषित हुए? देख लीजिए कितना फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है 226 ज़िले ऐसे हैं जो सूखाग्रस्त घोषित हुए हैं अक्टूबर में झारखंड के। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। किरुबुरु झारखंड शहर का एक शहर है जैसे, और जो मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है? तो किरुबुरु जानते हैं आप सभी लोग, ये लौह अयस्क के लिए जाना जाता है और ये पश्चिमी सिंहभूमि में है, पश्चिमी सिंहभूम में है। और इसके अलावा जैसे इसके अगर पश्चिमी सिंहभूम में देखा जाए तो लौह अयस्क के खदानें जैसे यहाँ किरुबुरु है, तो इसके बाद यहाँ गुआ है, फिर इसके बाद नोवा मुंडी है। इस तरह से तीनों खाने इस सीरीज में इस तरह से हैं, तो ये फेमस हैं लौह अयस्क के लिए। अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झरिया में कोयला खनन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, ये बताना है। तो ये हुआ 1894 में। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में तांबे के प्रमुख अयस्क भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तांबे के प्रमुख अयस्क भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? पूर्वी सिंहभूमि। अगर पूर्वी सिंहभूम में पूछ दे कि कहाँ, तो ये है घाटशिला, एक घाटशिला जगह है, वहाँ पे ये फेमस है। ठीक, तो घाटशिला में ये फेमस है। कौन सा? तांबे का प्रमुख अयस्क है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट से संबंधित नहीं है? तो धनबाद बॉक्साइट से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये कोयला के लिए फेमस क्षेत्र है। और बाकी लोहरदगा गुमला और लोहरदगा गुमला दोनों ही फेमस हैं बॉक्साइट के लिए। अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, JIIDCO कंपनी अधिनियम 1956 के तहत शामिल किया गया। तो इसका सही उत्तर है 2004 में शामिल किया गया। और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है रांची में। सेंट्रल कोलफील्ड का मुख्यालय रांची में है। हमारा अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र जो है कि किस देश की सहायता से स्थापना की गई? तो बोकारो की स्थापना सोवियत संघ से की गई। इस तरह से कुछ और जैसे हैं जो उद्योग क्षेत्र हैं, जैसे कि ब्रिटेन में दुर्गापुर जो है कोलकाता में पड़ता है, तो ये है ब्रिटेन की सहायता से। और जो राउरकेला है वो जर्मनी की सहायता से बना है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को याद रखिएगा। और इसके बाद झारखंड के मुरी में स्थित हिंडाल्को इंडस्ट्री की उत्पादक है। हिंडाल्को इंडस्ट्री किसका उत्पादन करती है? तो ये करती है एल्युमिनियम में। ठीक, इसके बाद हम अपने अगले ऑप्शन पे आते हैं। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र झारखंड के किस ज़िले में स्थित है? तो किस ज़िले में स्थित है? सरायकेला खरसावां। इसके अलावा दो ज़िले और हैं, एक है पूर्वी सिंहभूमि और एक पश्चिमी सिंहभूमि। जो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र है, ये कोल्हान प्रमंडल, झारखंड का कोल्हान प्रमंडल एक है, जिसमें 3 ज़िले आते हैं। तो ये तीनों ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन में दिया है, 2 नहीं दिया है। तो इसका सही उत्तर सी है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में झारखंड का कौन सा शहर अत्यधिक आबादी वाला है? तो सबसे अधिक आबादी वाला कौन है? ये रांची है। रांची है, धनबाद है, गिरिडीह है, ये सब अधिक आबादी वाले हैं ज़िले हैं। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। झारखंड में दिए गए ज़िलों की जनसंख्या घनत्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व सिमडेगा का है। कितना जनसंख्या घनत्व है? तो 159 है। 159 प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति है। इतने व्यक्ति हैं, मतलब 159 व्यक्ति हैं। सिमडेगा है, फिर इसके बाद लातेहार है, फिर इसके बाद लोहरदगा है, नहीं सिमडेगा है, लातेहार है, गुमला है, ये तीनों क्रम से हैं। ठीक, और इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में संथाल समुदाय बड़े पैमानों पर राज्यों के किस समूह में केंद्रित हैं? तो उड़ीसा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यही ये राज्य हैं जहाँ संथाल जनजाति निवास करती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित
में किसे अनिवार्य रूप से पैमाने या स्केल की आवश्यकता होती है? तो मानचित्र। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, वनों उन्मूलन की संभावना को कम कर सकता है? किसको कम कर सकता है? वर्षा को कम कर सकता है। हालांकि मृदा सतह अपरदन भी है, लेकिन जब वर्षा ही नहीं होगी तो मृदा अपरदन कैसे होगा? तो ये ज़्यादा प्रमुख कारण है और ये थोड़ा सा इसका कम है, इसलिए इसको नहीं माना है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से ग्लोब का कार्बन सिंक कहा जाता है, और ये ठीक ऐसे ही प्रश्न, बस उसमें ऑप्शन ये दे दिया था, उसको यहाँ रख दिया था, बाकी इसको यहाँ रख दिया था। तो 4 तारीख वाले पेपर में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसको कार्बन सिंक कहते हैं, इस वाले क्षेत्र को, उष्णकटिबंधीय वर्षावन को। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में किस कारण से वन के लिए एक बड़े क्षेत्र को सुरक्षित करना आवश्यक है? कौन सा कारण है जिसे वन को सुरक्षित करना आवश्यक है? तो सबसे बड़ा कारण है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन को सुरक्षित करना बिल्कुल आवश्यक है। और एक पारिस्थितिकी तंत्र में मनुष्य का पोषी स्तर क्या है? तो मनुष्य सभी लोग जानते हैं सर्वाहारी है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी की सतह के सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करता है? तो बताइए। तो समुद्रीय परितंत्र सबसे बड़े क्षेत्र पर फैला भी है और सबसे अधिक क्षेत्र को कवर भी करता है। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अल्प रोजगारी। ये अल्प बेरोजगारी नहीं है, अल्प रोजगारी है। ठीक, अल्प रोजगारी है जो लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे होते हैं। ठीक, अपनी क्षमता से जो लोग कम काम कर रहे होते हैं उसको अल्प रोजगारी कहते हैं, यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। ये हमारा ऑप्शन है। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा इसको फिगर के हिसाब से बता दें कि ये हमारा, जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है इस तरह से, और ये इस तरह से, तो इस वाले भाग में हमारा ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक अधिवास जिसमें अधिकांश लोग कृषि, वानिकी, खनन, मछली पकड़ने जैसी प्राथमिक गतिविधियों में लगे हैं, क्या कहलाते हैं? ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ग्रामीण अधिवास। इसको ग्रामीण अधिवास बोलेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये प्रश्न बड़ा था। इसके बाद हम इसको बड़ा ही कर लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर एस आकार का है? तो सभी लोग जानते होंगे जितने भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं। तो ये अटलांटिक महासागर हमारा एस आकार का है ऐसे। ठीक, तो इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बहुस्तरीय योजना के कितने चरण हैं? बहुस्तरीय योजना कितने चरण हैं? कुल 5 हैं। ठीक, जैसे कि इसमें चरण जैसे बात करें हम तो नेशन है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारा पड़ता है स्पेसिफिक जोन ऑफ प्लानिंग पड़ता है, और एक क्षेत्र और पड़ता है, मुझे याद नहीं आ रहा इस समय, तो कुछ होता है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 4 तो इस तरह से है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, MPLADS भारत द्वारा पर तैयार की गई योजना है। तो ये है इसका सही उत्तर 1993। आप प्रश्न को देखते चलिएगा, प्रश्न का पैटर्न, पूछने का तरीका और कितना अंदर से और कितने फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसको देखते हुए अपनी तैयारी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करिएगा पेपर की। ठीक, तो आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, तट के समानांतर चलने वाली पर्वत श्रृंखलाओं के जलमग्न होने वाली तट रेखा को के रूप में जाना जाता है? तो सी है डालमेशियन तट। डालमेशियन तट किसे कहते हैं? तट के समानांतर चलने वाली पर्वत श्रृंखलाओं के जलमग्न होने से बनी तट रेखा डालमेशियन तट के रूप में जानी जाती है। ठीक, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्थलाकृति मानचित्रों में को दर्शाने के लिए नीले रंग का प्रयोग किया जाता है? तो जल संबंधी विशेषताओं को दर्शाने के लिए नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। ये भी एक आसान क्वेश्चन है, सभी लोग जानते होंगे। और मानचित्र में प्रयुक्त उत्तर तीर का उद्देश्य क्या होता है? जो उत्तर में ऐसे तीर दिखाई जाती है उसका क्या उद्देश्य होता है? तो मानचित्र उन्मुखीकरण। ठीक, मानचित्र उन्मुखीकरण। ठीक है, कहने का मतलब कि इसका सही इंग्लिश होगा मैप ओरिएंटेशन। ठीक,
और इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं पहाड़, नदियाँ, झीलें दर्शाने वाला मानचित्र किस प्रकार का है? तो उसका सही उत्तर है भौतिक मानचित्र में पहाड़, नदियाँ वगैरह दर्शाई जाती हैं। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मानचित्र पर दिखाई गई विभिन्न विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और पैमाने पर नहीं खींचे जाते हैं। तो बताइए क्या ऋण प्रतीक जो है मानचित्र पर दिखाई गई विभिन्न विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और पैमाने पर खींचे ही नहीं जाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है एक मौसम मानचित्र पर किसी विशेष वायुमंडलीय चर के समान मानों वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली किसी भी रेखा के लिए एक शब्द है। तो वो शब्द है आइसोप्लेथ। ठीक, हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सेक्टर आरेख को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है पाई आरेख से। अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी जनसंख्या दशकीय वृद्धि को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सा ग्राफ बताइए? तो इसका लाइन ग्राफ सबसे उपयुक्त है जनसंख्या दशकीय वृद्धि के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा बार ग्राफ के प्रकार हैं? तो बार ग्राफ के प्रकार ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसे डायनेमिक मानचित्र कहा जाता है? डायनेमिक उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट को, यानी जो बदलने वाला हो, समय के हिसाब से बदल जाए, फ्लो चार्ट जो है डायनेमिक मानचित्र कहलाता है। डैश मानचित्र प्रक्षेपण के लिए एक समतल समन्वय ग्रिड प्रणाली जिसे 60 जोन होते हैं, प्रत्येक की चौड़ाई 6 डिग्री देशांतर होती है। तो UML प्रक्षेपण UTM प्रक्षेपण की बात हो रही है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए सब यहाँ से प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का प्रश्न आ रहा है। जितने भी 5-6 ऊपर गए हैं, 2-4 और नीचे होंगे। कुल मिलाकर 10-12 प्रश्न हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से। तो ये भी अपना अहम रोल अदा करता है झारखंड PGT में। झारखंड स्पेशल और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे प्रश्न कम से कम 20 से 25 मिल जाते हैं। दोनों मिला करके बात कर रहा हूँ। ठीक, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है मानचित्र प्रक्षेपण के बेलनाकार प्रक्षेपण प्रकार में मेरिडियन को कैसे प्रक्षेपित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ज्यामितीय रूप से। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी के एक हिस्से को चपटी डिस्क के रूप में चित्रित करता है। एक निर्दिष्ट बिंदु पर पृथ्वी की स्पर्श रेखा को जैसा कि पृथ्वी के केंद्र में एक बिंदु से देखा जा सकता है। तो सी यहाँ पर रख करके इसको प्रश्न को पूरा पढ़िएगा, फिर समझ में आएगा आपको अच्छे से। ठीक, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है बोन प्रोजेक्शन एक छद्म समान प्रोजेक्शन है। किसके समान प्रोजेक्शन? एक छद्म है, किसके समान? वो है शंक्वाकार या शंकुकार प्रक्षेप के समान। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा GIS निम्नलिखित में से किस प्रकार के डेटा का उपयोग करता है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से सभी, यानी GIS गुण आधारित डेटा का भी प्रयोग करता है, स्थानिक डेटा का भी प्रयोग करता है और मेटा डेटा का भी प्रयोग करता है। वह प्रणाली, हमारा अगला प्रश्न, वह प्रणाली जो सूर्य को विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करती है और वस्तु के प्राकृतिक रूप से विकिरित कर परिवर्तित ऊर्जा को रिकॉर्ड करती है, क्या कहलाती है? तो निष्क्रिय सुदूर संवेदन। ठीक, आगे प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है रिमोट सेंसिंग में इस्तेमाल होने वाली LIDAR का पूर्ण नाम क्या है? तो लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है को एक ही क्षेत्र में 2 समान फ्लाइट्स के बीच समय अंतराल के रूप में दिया जाता है, जिसे पुनरावृत्ति दर भी कहा जाता है। तो वो है टेम्पोरल रिजोल्यूशन। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा रिमोट सेंसिंग तकनीकी संवेदी वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित परावर्ती या विवर्तित के गुणों का उपयोग करती हैं। तो उसका सही उत्तर है विद्युत चुंबकीय तरंगों। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, देखिए इसमें कई सारे प्रश्न फिलिंग द ब्लैंक वाले प्रश्न बहुत सारे हैं। तो देख लीजिए कैसे कैसे पैटर्न बदला है। पिछले प्रीवियस ईयर में जो 2017 में PGT हुआ था उसका पेपर अगर आप देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं थे। बहुत सारा
आमूलचूल परिवर्तन हुआ है इस बार के पेपर में, 2023 वाले पेपर में। तो ठीक है, चलिए हम प्रश्न पे चलते हैं सीधे। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की भौतिक विशेषताओं का व्यापक रूप से अनुसरण करने वाली 3 भूगर्भिक क्षेत्रों में से एक नहीं है? तो बताइए, ये है अल्पाइन पर्वत। ये अलग है, बाकी 3 आपस में मिलजुल रहे हैं। ठीक, भौतिक विशेषताएं इनकी मिल रही हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी और कृष्णा नदियाँ किस ओर उन्मुख हैं? ये बताना है। तो ये सभी लोग जानते होंगे, बंगाल की खाड़ी ओर उन्मुख हैं, मतलब बह रही हैं, उधर गिर रही हैं, उनका दिशा उधर ही है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी अपवाह पैटर्न वैध प्रकार का है? तो कौन सा है वैध प्रकार का? तो जालाइत मतलब जालीय, जालीनुमा ये भी होता है। अरीय प्रवाह भी होता है, जो पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट के बीच में अरीय प्रवाह है। और ये लिखा है डेनड्रिकन प्रवाह, ये भी होता है। यानी कंघीनुमा और इस तरह से जितने भी हैं सब होते हैं, इसलिए 4 के चारों सही हैं। इसमें कोई ऐसा अवैध रूप से या मतलब गलत पैटर्न नहीं लिखा गया है। ये 3 के तीनों पैटर्न होते हैं वास्तव में। और निम्नलिखित में से किसने यह परिकल्पना की कि भारतीय मानसून चक्र का प्राथमिककरण भूमि और समुद्र के अलग अलग ताप प्रभाव थे? तो ये कहा एडमंड कौन है? हैली हैं। इसके बाद कहा जाता है कि भारतीय मानसून ला नीना से प्रभावित होता है, जो में होता है, किस में होता है? तो ये होता है प्रशांत महासागर में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जलीय कृषि एक विशेष शाखा जिसमें भोजन और अन्य उत्पादों के लिए समुद्र एक संलग्न हिस्से में या टैंकों, तालाबों या रेलवे, या लिखा है क्या रेलवे लिखा होगा, रेसवे में समुद्र जल से भरे समुद्री जीवों की खेती शामिल है को क्या कहा जाता है? ए समुद्री कृषि। ठीक, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, द्रविड़ परिवार की भाषाओं को बोलने वाली भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो द्रविड़ जनसंख्याएं भारत की जनसंख्या में कितने लोग बोलते हैं, कितने प्रतिशत लोग? तो 20% लोग द्रविड़ भाषा बोलते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत किस काल में जनसंख्या विस्फोट को देखा? तो जनसंख्या विस्फोट किस काल में देखा? ये था हमारा जनसंख्या विस्फोट 51 से लेके 81 तक। फिर अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 में या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के भीतर कुल प्रवासियों का लगभग कितना प्रतिशत अंतर्राज्यीय प्रवासी थे? देखिए कितना अच्छा फैक्ट पूछा है। तो कितना प्रतिशत अंतर्राज्यीय प्रवास थे? तो ये है 88%। इसके बाद अपने अगले प्रश्न पे आते हैं, 13वीं शताब्दी में अहोम लोग वर्तमान से ब्रह्मपुत्र घाटी में चले गए। ठीक, ये अहोम जनजाति है, उसकी बात हो रही है। तो ये है म्यांमार। ठीक, अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की पपड़ी पर दूसरा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो है हमारा सिलिकॉन। ठीक, तो जैसे उसका नाम ही है सियाल। ठीक, तो ये सिलिकॉन से मतलब सिलिकॉन दे ही दिया है। और दूसरा तत्व है एल्युमिनियम। ठीक, इसके बाद अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मेघालय में बहुत संकीर्ण सुरंग की खुदाई आमतौर पर केवल 2 से 4 फीट गहरी, जिसमें श्रमिक कोयला निकालने के लिए प्रवेश करते हैं, खनन के रूप में जाना जाता है। तो रैट होल, ये राटोल लिखा है लेकिन रैट होल मतलब जो चूहे जैसे बिल बनाते हैं उस तरह से की खुदाई ये लोग करते हैं, तो इसको यही बोलते हैं। खैर, अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब वायुमंडल में गैसें सूर्य की गर्मी को रोक लेती हैं तो पृथ्वी के गर्म होने को के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है। ये भी एक थोड़ा आसानी क्वेश्चन है, जो लोग ज्योग्राफी विषय को पढ़ते होंगे वो लोग अच्छे से जानते होंगे। इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में सरकार द्वारा भूमि उपयोग को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? ये बताना है। तो कुल 9 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है भूमि उपयोग को भारत सरकार द्वारा। इसके बाद अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। ये लिखा है, हड़ौती का पठार। ठीक, हड़ौती का पठार पूछ रहा है। हड़ौती का पठार राजस्थान के
किस कृषि जलवायु उप क्षेत्र में स्थित है? देख लीजिए, राजस्थान का जलवायु उप क्षेत्र पूछ रहा है झारखंड के पीजीटी में। खैर, तो इसका सही उत्तर है हमारा आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। तो अपने अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है? तो उपयुक्त में से सभी, यानी औद्योगिक विस्फोट, तंबाकू, सिगरेट या फिर इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस या रक्षा उपकरण। इनमें से तीनों में से कोई उद्योग खोलेंगे तो सबके लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा आपको। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, 10 मई 2023 तक निम्नलिखित में से किसे मिनी रत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया? तो वह है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके बाद अपना अगला प्रश्न है, लुगदी और कागज़ का निर्माण किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है, ये बताना है। तो वन आधारित उद्योग है लुगदी और कागज़। ठीक, इसके बाद अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। उच्च मूल्य हल्की खराब होने वाली वस्तुओं को लंबी दूरी तक द्वारा ले जाया जाता है, तो वायु मार्ग द्वारा। ठीक है, जैसे कि मतलब जो अधिक रेट की हैं और जल्दी ख़राब हो जाती हैं, अगर उसको और लंबी दूरी तक ले जाना है तो उसको हवाई जहाज़ के माध्यम से ही ले जाना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा व्यापार में। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली रेलवे लाइन तब की बॉम्बे और ठाणे के बीच का औपचारिक रूप से उद्घाटन किस वर्ष किया गया था, ये बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर है 1853। ठीक, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये देखिए, परिवहन से पूछ दिया इसने। तो राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा कौन सा है? तो NH-44 है। पहले यही NH-7 था, लेकिन इसी का नाम चेंज करके NH-44 कर दिया गया है, जो जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक है। ठीक, अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास 2020 तक शेष भारत के साथ रेलवे सेवा नहीं थी? तो बताइए, सिक्किम के पास रेलवे सेवा नहीं थी। फिर उसके बाद उसको रेलवे से जल्द ही जोड़ा गया है 2020 में। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्देशीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? नोएडा में है। अपना अगला प्रश्न है, किस राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें आमतौर पर होती हैं? किसी राज्य की राजधानी को, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। विभिन्न जिला और मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें आमतौर पर होती हैं क्या? राज्य मार्ग सड़कें कहलाती हैं वो। ठीक, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसे हैराड-डोमार मॉडल मतलब विकास मॉडल को अपनाया गया? तो ये है हमारी पहली ही योजना है, हैराड-डोमार मॉडल। ठीक, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो 2012 से लेकर के 2017 तक थी। इसके बाद इसका नाम बदल करके योजना आयोग या नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग कर दिया गया है। इसके बाद ये नीति आयोग बन गया है, योजना आयोग। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीयकृत अधिवास को किस नाम से जाना जाता है? सही ऑप्शन सन्नत अधिवास। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो अधिवास को प्रभावित करता है? तो सही उत्तर है सभी, यानी मिट्टी भी प्रभावित करती है, उच्चावच भी प्रभावित करता है और जल भी प्रभावित करता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इसमें से घर, सड़क, रेलवे लाइन, नदी घाटी, नहर के किनारे, तटबंध के पास स्थित होते हैं क्या? रैखिक अधिवास प्रतिरूप। इसके बाद अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी के किनारे स्थित नहीं है? ये बताना है। तो कौन सा शहर स्थित नहीं है? भोपाल। ये शहर नदी के किनारे स्थित नहीं है। ये यमुना किनारे है, ये गंगा किनारे है, ये हुगली किनारे है,
इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला भारतीय विरासत शहर है? तो वो है अहमदाबाद, विश्व का पहला भारतीय विरासत शहर है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा परिक्षिप्त अधिवास की बात की जा रही है से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है कृषि मुख्य व्यवसाय। ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है ये प्रश्न, मानव भूगोल के एनसीईआरटी में, कक्षा 11-12 वाले में देखिएगा। इसके बाद ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है? तो ग्रैंड कैनियन ये है यूएस में। ठीक, इसके बाद हम अपने अगले ऑप्शन पे आते हैं। ये ग्रैंड कैनियन जो है यूएसए में है, लेकिन ये लिखा है यूएस, अब पता नहीं क्यों, लेकिन है यूएसए में। ग्रैंड कैनियन में जो कोलोराडो नदी बहती है। तो अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है? तो बताइए किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोपेन का वर्गीकरण वार्षिक और मानसिक और वर्षण के साथ साथ देशी वनस्पति और औसत मानों पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर है तापमान। अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण कारक जो क्षैतिज तापमान वितरण को प्रभावित करता है वह किसका विवरण है? तो वह है भूमि और जल द्रव्यमान का विवरण है। अगर हमारा अगला प्रश्न है, बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ बढ़ता हुआ तापमान क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है व्युत्क्रमण, थर्मल इन्वर्जन कहलाता है। ठीक, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मास वेस्टिंग एक प्रकार है किसका? जो गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के तहत मिट्टी और चट्टान के किसी भी ढलान के नीचे की ओर गति को दर्शाता है। तो ये है भूस्खलन। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न, वैश्विक आधार पर मृदा अवक्रमण मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? ये सभी विकल्पों द्वारा। मृदा का अवक्रमण या उसका डिग्रेडेशन, कृषि गतिविधियाँ या अत्यधिक चराई करा दी जाए या वनोन्मूलन कर दिया जाए तो मृदा का डिग्रेडेशन हो जाता है, यानी उसका क्षरण हो जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से नमी के नुकसान को संरक्षित करने के लिए एक विशेष मौसम में अपने पत्ते गिराए जाते हैं। तो कौन सा भाई? ये तो पर्णपाती वन है, सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, में वाष्पीकरण तब होता है जब सूर्य की रोशनी पानी की सतह को गर्म करती है। तो जल चक्र में। हमारा अगला प्रश्न है, महासागरीय जल में नियमित रूप से ऊपर उठने और गिरने को क्या कहा जाता है? ठीक यही प्रश्न 4 तारीख का जो पेपर हुआ था, इसके अगले दिन 4 सितंबर को, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। क्योंकि 4 तारीख का पेपर हमारा था, हमने दिया था, और 3 तारीख का पेपर किसी और लड़के का था। ये पेपर हमने उससे मांगा है तो उसने दिखाया है हमको, तो ये पेपर हम एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन 4 तारीख पेपर हमने खुद दिया था, तो इसलिए मुझे पता है कि उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है जो इस बार इसमें आ गया है। ठीक, तो ये प्रश्न इसमें पूछा गया है और इसका सही उत्तर है ए, ज्वार। ठीक, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तट के समानांतर भित्तियाँ लेकिन उससे चौड़ी गहरी लैगून द्वारा अलग की गई क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है बैरियर भित्तियाँ। ठीक, और इनमें से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो कृषि आती है, सभी लोग जानते होंगे। इसके बाद रूर क्षेत्र है एक, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये कोयला से संबंधित है। रूर क्षेत्र बहुत ही फेमस है, इसको याद रखिएगा, आगे आने वाली परीक्षाओं में काम देगा। और कृषि स्थान का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये है कृषि स्थान का सिद्धांत वॉन थ्यूनेन ने, या इसको कृषि अवस्थिति का भी सिद्धांत बोलते हैं, वॉन थ्यूनेन ने दिया था। तो आइए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि को मापने
के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पशुपालन शब्द किससे संबंधित है? तो पशुओं का पालन पोषण इससे संबंधित है। आप 4 तारीख वाला पेपर देखिएगा, इसका हालांकि मैं ये पेपर देख रहा हूँ, 4 तारीख वाला पेपर इससे भी खतरनाक पेपर है, तो उसको देखिएगा ज़रूर से। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सभी पौधे, जानवर और अन्य जीव जो किसी भी जलवायु क्षेत्र में एक विशिष्ट प्राकृतिक समुदाय बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं बायोम। ठीक, तो आइए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह प्राकृतिक स्थान जहाँ जीवों या जीवों के समुदाय रहते हैं को रूप में जाना जाता है? तो ये है जैव क्षेत्र, बायोम। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, और हमारा अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को किस नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम से भी जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। किसी विशेष क्षेत्र या काल की पशु प्रजातियों को दर्शाने के लिए किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है? किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये है जंतु समूह यानी फौना। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं, सिमलीपाल बायो रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये है उड़ीसा में सिमलीपाल जो बायो रिजर्व है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, रबर निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति संबंधित है? तो वह है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड के 2 मुख्य द्वीप कौन कौन से हैं? तो ये भी प्रश्न हमारी परीक्षा में यानी जो हम 4 तारीख को दिए थे, इसके ठीक अगले दिन वाले में ये प्रश्न भी पूछा गया था। यानी अब तक 3 प्रश्न मिल चुके हैं 105 क्वेश्चन में से, जो हमारे ठीक अगले दिन परीक्षा में पूछा गया था 4 तारीख वाले में। तो न्यूजीलैंड के 2 मुख्य द्वीप कौन से हैं? तो इसमें उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। उसमें क्या पूछा गया था कि न्यूजीलैंड में मुख्यतः कितने द्वीप हैं? तो उसमें ऑप्शन दिया था 2, 1, 4, तो उसमें सही था 2, लेकिन इसमें पूछ दिया 2 हैं और उनका नाम पूछ दिया है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रीय भूगोल भौतिक क्षेत्रों से में विभाजित है। ठीक, उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रीय भूगोल कितने भौतिक क्षेत्रों में विभाजित है? तो वो है 5 भौतिक क्षेत्रों में विभाजित है। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम मानचित्रकार किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? अनेक्सिमेंडर को विश्व का प्रथम मानचित्रकार माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसंभववाद शब्द किसके द्वारा इजाद किया गया? प्रसंभववाद ये है OH स्पेट द्वारा इजाद किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार है? तो वो है प्रत्यक्षवाद मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार है। प्राचीन मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अंतःक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वो है पर्यावरणीय नियतवाद या नियतत्ववाद दिया उसमें। तो इसके बाद अपना अगला प्रश्न है, मानव भूगोल संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है? भौतिक भूगोल संबंधित नहीं है। बाकी जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल ये सब मानव भूगोल में आ जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानव और पर्यावरण के बीच संबंध के लिए महत्वपूर्ण विचार है? तो इसका सही उत्तर है तकनीकी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक है? तो वो उसका उत्तर है उपयुक्त में से सभी। ये मृत्यु भी है, जन्म दर भी है, प्रवसन भी है। तो ये 3 के तीनों हैं और ये भी प्रश्न हमारे में पूछा गया था। ठीक, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है? तो औद्योगिक और शहरीकरण दोनों ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कर देते हैं। मानव विकास का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? पूरा नृविज्ञान। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नव निश्चयवाद के जनक कौन हैं? तो ग्रिफिथ टेलर हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसके बाद अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भूगोल की 2 मुख्य शाखाएं कौन कौन हैं? तो वह हैं भौतिक और मानव भूगोल।
इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिवासें गंगा के जलोढ़ मैदान में पाई जाती हैं? तो बताइए, ये है संहत अधिवास। ठीक, संहत अधिवास यानी क्लस्टर्ड सेटलमेंट यहाँ पे पाए जाते हैं गंगा के मैदान में। इसके बाद हमारा अपना अगला प्रश्न है, वह आधार है जिस पर भारत की जनगणना प्रवसन पर विचार करती है? तो वह है जन्म स्थान और निवास स्थान, दोनों वह आधार हैं जो भारत की जनगणना प्रवसन पर विचार करती है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अधिवासों में एक क्षेत्र में आवास एक साथ पर पास होते हैं, तो वो है केंद्रीकृत आवास होते हैं जो एक साथ पास में होते हैं। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्रामीण अधिवासों की स्थिति को प्रभावित करता है? कौन सा कारक जो है ग्रामीण अधिवास को प्रभावित करता है? तो वो कारक है सब के सब, जलापूर्ति भी प्रभावित करता है, रक्षा भी और भूमि भी। ठीक, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, वह अधिवास जिसमें घर सघन और घनिष्ठ रूप से निर्मित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर बी। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही वीडियो जितने भी ज्योग्राफी से संबंधित है, केवल इसी को हम इस वीडियो में डालते हैं, इसी संबंधित चीज़ों को, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है बी, राजस्थान। राजस्थान ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल की सबसे दृष्टि से बड़ा है। इसके बाद राजनीतिक भूगोल में भू राजनीतिक मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो बताइए, ये है साउथ कोहेन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। भारत गोलार्ध में स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद विजेता शक्ति या औपनिवेशिक शक्ति की सांस्कृतिक विशिष्टता की परवाह किए बिना दो देशों के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? तो अध्यारोपित सीमा कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसका उदाहरण है? तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अवशेष सीमा का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले देश की पहचान कीजिए। तो विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? लाटविया में। इसके बाद हमारा अपना अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कि रूस देश में पड़ता है। इसकी राजधानी से लेकर के हैलीफैक्स तक। और इसके बाद अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा देश भूमि के आकार के हिसाब से सबसे बड़ा है? तो वो है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि के रूप में जाना जाता है या सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? तो ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, थाईलैंड। इसके बाद चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी क्यांग। तो यांगसी है इसमें सही ऑप्शन। इसके बाद अपना अगले प्रश्न है, ब्राज़ील का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? ब्राज़ील का सबसे ऊंचा पर्वत पूछ रहा है, तो ये है पिको दा नेब्लिना। इसके बाद अपने अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत की बहुस्तरीय योजना में राज्य स्तर से नीचे सामान्यतः कितने स्तर होते हैं? तो 3 स्तर होते हैं। अपना अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का जो स्थान है निम्नलिखित में से किसने लिया? इससे संबंधित 2 प्रश्न आ गए योजना आयोग से इसी पेपर में। तो योजना आयोग का स्थान किसने लिया? नीति आयोग ने लिया। ठीक, तो हमारा अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी विस्फोट किसमें घटित नहीं होता? ज्वालामुखी विस्फोट बाल्टिक सागर में घटित नहीं होता। और समुद्र वायु दिन के समय किस दिशा की ओर चलती है? तो समुद्री वायु किस दिशा में चलती है? समुद्र से भूमि की तरफ चलती है समुद्री वायु दिन में। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले ऑप्शन प्रश्न पे, ध्रुवीय क्षेत्रों में तीव्र गति से चलने वाली ठंडी बर्फीली हवा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है बर्फ़ के तूफ़ान। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है,
विस्फोट अत्यधिक विस्फोटक होते हैं, ठीक, जो राख के स्तंभ को बनाते हैं, जो समताप मंडल में कई दसियों मील तक फैलते हैं और एक छतरी के आकार में फैल जाते हैं। तो कौन सा ज्वालामुखी है? प्लीनियन तुल्य ज्वालामुखी है, ठीक। इसके बाद हम आते हैं, इसमें से काष्ठ भू-आकृति के विकास के लिए आवश्यक शर्त कौन सी है? तो सब है, यानी इसका भूजलीय स्तर ऊपर होना चाहिए, कार्बनीकरण या चूना पत्थर छिद्रित नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं, चूना पत्थर पर लिथियोलॉजी का अत्यधिक नालीदार और खुरदरी सतह जिसमें कम कटक और शिखर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लैपीज। इसके बाद अपने अगले प्रश्न पे आते हैं, ये लैपीज वाला प्रश्न उसमें भी पूछा था, मेरे वाले में भी, लेकिन प्रश्न बदल करके पूछा था। तो अपने अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, रात के समय पहाड़ी ढलानों से बहने वाली ठंडी और घनी निचली वायु को के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो बताइए। ये है कटाबेटिक पवन। कटाबेटिक पवन जो यहाँ से रात के समय पहाड़ी ढलानों से नीचे जो बहती है ठंडी, वो कटाबेटिक पवन कहलाती है। और ये हमारी घाटी है, ये पहाड़ से 2 ऊँचे हैं और जो इससे चलती है पवन, इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। और इसके बाद क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाली परत क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज, ठीक। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वाधर दबाव प्रवणता बल क्षैतिज दबाव प्रवणता की तुलना में बहुत अधिक है, तो बहुत बड़ा, ठीक ना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, शब्द का उपयोग किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति को सूचित करने के लिए किया जाता है, जंतु शब्द का। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मंगल शब्द का प्रयोग किस प्रकार की वनस्पति के लिए किया जाता है? तो मंगल शब्द याद रखिएगा, मंगल शब्द नया प्रश्न है, तो इसका कच्छ वनस्पतियों के लिए मंगल शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबी तरंगदैर्ध्य और कम आवृत्ति वाली है जो भूपर्पटी की स्किन तक ही सीमित रहती है? तो ये है हमारा मतलब भूपर्पटी के ऊपर सरफेस तक ही रहती है। तो यल तरंगे हैं जो भूपर्पटी के ऊपर ही चलती हैं, उसके अंदर नहीं जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 148। 2 प्रश्न और बचे हुए हैं दोस्तों। तो जिस जल निकायों में पोषक तत्वों की सांद्रता कम होती है में होता है क्या? ओलिगोट्रॉफिक क्षेत्र, ठीक। ओलिगोट्रॉफिक क्षेत्र किसको बोलते हैं? जहाँ पे पोषक तत्वों की सांद्रता कम होती है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा का क्या कारण है? ज्वार भाटा का क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण ही है। इसके बाद हमारा लास्ट और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव आबादी का सांख्यिकी अध्ययन है और यह अंतरिक्ष और समय पर आबादी के आकार, संरचना और संचलनों की जांच करता है? बताइए। तो इसका सही उत्तर है जनसांख्यिकी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। ये कुल 150 प्रश्न यहाँ पे फिनिश हुए और आप इसको देखने के बाद इसी वीडियो के लिंक में हमने अगले शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसको भी मैंने डाल दिया है। आप यहाँ जा कर के उसको देख लीजिए, उसमें भी प्रश्न हैं और इससे बेहतरीन प्रश्न हैं, देखिएगा। तो मिलते हैं जल्द ही आपसे इसी तरह के कुछ अन्य वीडियो में। ज्योग्राफी से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पर पड़ेगा। अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ जाएं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, और यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।